नमस्कार दोस्तों, मेरा इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे चैनल का नाम है माय नॉलेज वे। और बिल्कुल ये नई चैनल है और मेरा ये फर्स्ट वीडियो भी है। इस चैनल में मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं वीडियो बनाई हूँ वो जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स मैं बनाई हूँ, और 2021 का, क्योंकि इस बार तो जनवरी मंथ चली रही है। और वो भी इसलिए मैं बनाई हूँ कि इस जितने भी सारे आने वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो पूरे वर्ष, पूरे ईयर का करंट अफेयर्स आप लोगों का पूछा जाएगा, जो कि बिल्कुल एक साल का तैयारी होनी ही चाहिए। तो इसको ध्यान में रखकर मैं बिल्कुल जनवरी का करंट अफेयर्स वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं लाई हूँ। और इसी तरह पिछले साल 2021 के पूरे वर्ष का मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स अवेलेबल करवा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को करंट अफेयर्स मात्र 15 से 20 दिनों में ही तैयारी करनी होती है, या फिर पहले से भी बहुत लोग तैयारी कर भी रहे होते हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स से बिल्कुल अलग है। सिर्फ खास स्पेशल बीपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल में एग्जामिनेशन होते हैं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल पूछा ही जाता है। तो आई होप इस चैनल में जो भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोगों को मदद मिल सकती है इस करंट अफेयर्स से। और मैं कोशिश करूँगी कि इसी मंथ में पूरे 2021 का करंट अफेयर्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी तक पहुँचाऊँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि CDPU, बीपीएससी, जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं, या क्वेश्चन बैंक है पिछले पिछले साल, या जितने भी 25 साल 20 सालों के जितने भी सारे करंट अफेयर्स पूछा गया है बीपीएससी में, और जितने भी सारे क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। और बीपीएससी मेंस और जेपीएससी मेंस से स्पेशली मैं लॉन्ग क्वेश्चन टू आंसर जो डिस्क्रिप्टिव रूप से होती हैं, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी आप लोगों को। एक्सप्लेन करके मैं शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को आगे का मेन की तैयारी करने के लिए कुछ क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ के जाएंगे, और हमारे ज़रिए अगर पढ़ के जाएंगे, तो शायद आप लोगों को मदद भी मिल सके। क्योंकि मैं बिल्कुल कंटेंट हर जगह से मैं इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लाऊंगी। ये नहीं कि 1 बुक 2 बुक्स नहीं, कम से कम मिनिमम 10 बुक से मैं इसको एक जगह करके क्वेश्चन को आंसर में बनाऊंगी, तभी मैं ला पाऊंगी आप लोगों के सामने। तो ऐसा नहीं है कि सिंपल आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया मैंने और क्वेश्चन आंसर कुछ भी मैंने लिख दिया। आई होप कि अगली अगली वीडियो जो आएगी वो तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही आएगी, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है 2021 तक, 2021 का, इसी मंथ में। तो फिलहाल मैं इसी चैनल के माध्यम से किसी और कोई 1 घंटे और समय निकाल कर मैं एक क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी, लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो उसका एक क्वेश्चन मैं लाऊंगी आप लोगों के सामने फर्स्ट स्टार्टिंग से ही, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके और उस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को आप लोग अपना नोट्स को बना सकें घर पे। तो आज मैं ज़्यादा आप शायद आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन और साथ में साथ जो हमारे मन में है कि मैंने चैनल बनाया तो क्यों बनाया, और मैं आगे चल कर क्या वीडियो अपलोड करूँगी, तो वो मैं बता देना चाहती थी, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए ये वीडियो, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और ताकि नोटिफिकेशन भी मिल सके, इसलिए मैं सब्सक्राइब बोल रही हूँ करने के लिए। तो बस हमारा एक ही मकसद है कि आप लोगों तक जहाँ तक कोशिश करें अच्छे से अच्छे कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ। ओके, सो लेट यस स्टार्ट 2021 जनवरी करंट अफेयर्स आप लोगों को मैं सामने ला रही हूँ। ओके, किस भारतीय राज्य में जिलिंग लैंग लोटा लोएस्क ब्लॉक और गुली लोएस्क ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है? तो आप देख सकते हैं, ये एक अलग तरह की क्वेश्चन है, शायद आपने पढ़ा भी होगा, कितने लोग नहीं भी पढ़े होंगे। जिलिंग लैंग लोटा नहीं, पर फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे ये नाम।
तो कोई बात नहीं, आप इस तरह के करंट अफेयर्स आप लोगों को मिलेगी जिस सिर्फ आपने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा। तो देख लें आप इसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है 3। तो सही उत्तर 3 है, तो उड़ीसा। तो केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी और उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संयुक्त रूप से उड़ीसा के 2 नई लो एस्क ब्लॉक और गुली लो एस्क ब्लॉक में उत्पादन का उद्घाटन किया है। ग्रीन कलर है इसलिए शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इस तरीके से किया है, तो आप लोग देख ले। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आती है तो बहुत अच्छा है, कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, या नहीं पसंद आती है तो भी आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे और मैं सुधार करूँगी उसमें। तो देख लीजिए, तो जिलिंग लैंगलोटा लो एस्क ब्लॉक और गुली लो एस्क ब्लॉक रिलेटेड है उड़ीसा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला परागन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, परागन पार्क से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, फोर्थ सिक्किम। आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आंसर बी है उत्तराखंड। भारत का पहला परागन पार्क उत्तराखंड के नैनीताल शहर में स्थापित किया गया है। इस उत्तराखंड का वन विभाग का अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है और 4 एकड़ के इस पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीड़ों को 40 से अधिक प्रजातियां हैं। और पार्क का उद्देश्य इन प्रजातियों का संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है। तो इस पार्क का उद्देश्य भी मैंने बता दिया। यहाँ पर कौन कौन सी कीट है, पक्षी है, मधुमक्खी है, सब सारी प्रजातियाँ हैं, कौन कौन सी प्रजातियाँ शामिल हैं वो भी मैंने बता दिया। 40 से अधिक प्रजातियाँ हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को हेल्प मिल सकती है बढ़िया से, तो कि आप इसे देखते हुए चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, भारतीय रेलवे ने किस इकाई द्वारा निर्मित नई विस्टाडोम पर्यटक डिब्बों का परीक्षण पूरा किया है? तो ऑप्शन देख लिए। ऑप्शन है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, सेकेंड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, थर्ड मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, फोर्थ है रेल व्हील प्लांट बिला। तो सही उत्तर है 2, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आप लोग तो सुनेंगे इस अभियान का नाम। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देते हुए भारतीय रेलवे ने नए डिजाइन विस्टाडोम पर्यटक डिब्बों को सफल स्पीड परीक्षण किया है। कोच ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे से परीक्षण का सफलतापूर्वक प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा निर्मित नए विस्टाडोम डिब्बों को सराहना करते हुए कहा कि आरामदायक व्यवस्था से लोगों को यात्राएं यादगार हो जाएगी। तो देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आप वही पढ़ें, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको साइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, महासागर डाटा प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एप्लीकेशन नाम क्या है? डीजे अर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है डीजे अर्थ, सेकंड ऑप्शन है डिजिटल महासागर, थर्ड ऑप्शन है भारत महासागर, फोर्थ ऑप्शन है समुद्र डिजिटल। तो सही उत्तर है 2, डिजिटल महासागर। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ओशन डाटा मैनेजमेंट के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय INCOIS द्वारा विकसित अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल रोशन, यहाँ ओशन होगा। ओशन की शुरुआत के डिटेल और सन डिजिटल इंडिया दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है, जो ब्लू इकोनॉमी का विस्तार करने में मदद भी करेगी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा भी देगी। ओके, एक्सप्लेनेशन ये है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जो एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है? तो डिजिटल ओशन भी बोला जाता है, यहाँ महासागर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, CSIR-NIEIST जिसने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के लिए वैकेंसी की तकनीकी खोज की है किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड केरल, फोर्थ तेलंगाना। तो सही उत्तर है 3, केरल। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एक वैकल्पिक तकनीकी खोज की है और NIST के वैज्ञानिकों ने किसी अवशेषों और बॉय प्रोडक्ट से बायोडिग्रेडेबल कटलरी बनाने की तकनीकी विकसित की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एकल उपयोग वाली जो प्लास्टिक है इसकी जो तकनीकी जो खोज की है वो किस राज्य से? केरल से संबंधित है। और क्या किस आधार पर तकनीकी विकसित की है? तो बाय प्रोडक्ट से बायोडिग्रेडेबल कटलरी बनाने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। K9 जनरल हाल ही में जारी किया गया था, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फर्स्ट है मेडिसिन, सेकंड पुलिसिंग, थर्ड है महामारी, फोर्थ है रोबोटिक। सही उत्तर है 2,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल का उद्घाटन अंक का विमोचन किया है। यह पुलिस सेवा में K9 का विषय पर भारत का पहला ऐसा प्रकाशन है जो पुलिस कुत्तों के लिए दिया गया नाम है। नवंबर 2020 में एक विशेष पुलिस के K9 सेल का स्थापना भी की गई थी। तो याद रहे K9 जनरल क्या है, तो ये एक भारत का पहला प्रकाशन है जो पुलिस कुत्तों के लिए नाम, ये जस्ट लाइक पुलिस के जो डॉग होते हैं उसका नाम है। ओके, और ये पुलिसिंग से संबंधित है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी करता है? फर्स्ट, श्रम और रोजगार मंत्रालय। सेकंड, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। थर्ड है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। फोर्थ है गृह मंत्रालय। तो आप देख सकते हैं सही उत्तर, देख ले, सही उत्तर है 2, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। श्रम बल के आंकड़ों को उपलब्धता की अहमियत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अपने 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का शुभारंभ किया है। ये शॉर्ट फॉर्म है PLFS। ओके, मैंने इसको कॉस्ट में नहीं लिया है। यह सर्वेक्षण महत्वपूर्ण रोजगार और बेरोजगारों संकेतों जैसे कि श्रम बल भागीदारी दर, कामगार जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर इत्यादि का अनुमान दिए जाते हैं। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पोंग बांध अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में संबंधित है? तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और फोर्थ ऑप्शन हरियाणा। तो सही उत्तर 1 हिमाचल प्रदेश। मैंने इसका कुछ फुल डिटेल्स मैंने लाया आप लोगों के लिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है ऐड कर दिया है, ठीक है। तो वर्ष 2021 के सर्दियों में हिमाचल प्रदेश पोंग बांध झील वन्य जीव अभयारण्य में 1 लाख से अधिक प्रवासी जलपरी पहुंचे। क्योंकि पोंग बांध को वर्ष 1975 में ब्यास नदी पर बनाया गया था। इसे पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पूरी जलाशय को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है और 1994 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि घोषित किया। साथ ही साथ पोंग बांध झील का नवंबर 2002 में रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। मैंने देखे और मैंने डेट भी मेंशन, ईयर भी मेंशन करके रखा और सारी चीज़ों को मैंने करके कब महाराणा प्रताप सागर, इसको क्या कहते हैं दूसरा सागर, महाराणा प्रताप सागर कहते हैं पोंग जलाशय को भी। और 1983 में हिमाचल प्रदेश इसको वन्य जीव अभयारण्य भी घोषित कर दिया था, आर्द्र भूमि भी घोषित किया गया इसे 1994 में, और 2002 में रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभयारण्य के बारे में। अगर ये ना पूछे तो इन सभी चीज़ों में से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में, तो देख सकते हैं। और एक्स्ट्रा ऐड मैंने किया है आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश स्थिति राष्ट्रीय उद्यान, आप देख सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड पर कितना सीमा लगाई गई है? क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, किसी भी जगह से क्वेश्चन सेट किया जा सकता है और आप लोग को एग्जामिनेशन पेपर में आ सकती है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं 10%, सेकेंड ऑफ 5%, थर्ड 3%, फोर्थ 1%। एसिड ट्रांस फैटी एसिड TF है, तो सही उत्तर है 3%। भारत के खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को 3% कर दिया। यह सीमा 2022 के लिए 2% तय की गई है। और ट्रांस फैटी से दिल की दौरे और कोरोनरी हृदय के रोग से मौत की खतरा भी बढ़ जाती है। देख सकते हैं ट्रांस फैटी से क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ट्रांस फैटी से क्या हो सकता है, दिल की दौरे और कोरोनरी हृदय। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक साझेदारी के संबंध में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सऊदी अरब। तो सही उत्तर है 3, जापान। भारत सरकार ने भारत और जापान के बीच निर्दिष्ट कुशल श्रमिक से संबंधित साझेदारी के लिए एक ढांचे पर सहयोगी ज्ञापन की मंजूरी दी है। इस समझौते के अनुसार कुशल भारतीय श्रमिक
जिन्होंने कौशल परीक्षण और जापानी भाषा का परीक्षा क्वालिफाई किया है, उन्हें जापान सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुशल श्रमिक को नया दर्जा दिया जाएगा। अब जापान में 14 निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि जो जापानी भाषा और कौशल परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे वो जापान सरकार की तरफ से क्या होंगे, कुशल श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें 14 निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करने का मौका भी मिलेगा। तो अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। ओके, कुशल श्रमिक साझेदारी क्या है और क्यों समझौता, इस साझेदारी पे क्यों हस्ताक्षर किए हैं सरकार। ओके, नेक्स्ट, किस देश ने दावा किया है कि भारत में इक्वालाइजेशन लेवी भेदभावपूर्ण है। अब इक्वालाइजेशन लेवी आप लोगों के लिए शायद न्यू वर्ड होंगे, आप लोग सुने भी होंगे बट उतना इग्नोर कर दिए होंगे कि क्या है क्या नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो किसी जगह से भी आ सकती है, तो ध्यान रहे। इस क्वेश्चन को मैंने सेट कर दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है रूस, सेकंड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड है ब्राजील, फोर्थ है फ्रांस। तो सही उत्तर है 2, संयुक्त राज्य अमेरिका। इक्वलाइजेशन लेवी को भारत में डिजिटल लेन देन यानी भारत से विदेशी ई कॉमर्स कंपनी को यानी होने वाली आय पर कर लगाने के इरादे से 2016 में पेश किया गया था। इसका उदय व्यापार से व्यापार लेन देन पर कॉल नहीं कर होगा, यहाँ पे कर लगाना होता है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा ये कहा गया कि भारत में व्यापार में टैक्स के प्रति काफ़ी भेदभाव होती है। नतीजतन नए व्यापार मॉडल डाटा उपयोगकर्ता योगदान का मूल्यांकन करने में नई कर चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी स्पष्टता लाने के लिए सरकार ने बजट 2016 के ही माध्यम से ये बीपीएस एक्शन का प्लान ही के तहत इस इक्वलाइजेशन लेवी पेश किया है। ओके, एक सिफारिश था, बीपीएस एक्शन प्लान का सिफारिश था। इस सिफारिशों को प्रभाव करने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी को लाया गया बजट 2016 में। तो आप समझ सकते हैं इक्वलाइजेशन लेवी क्या है भारत के लिए और दूसरे देशों के लिए। नीति आयोग हालिया बयान के अनुसार हमारी महामारी की आर्थिक स्थिति के बाद कौन सा देश सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने वाला देश है महामारी कोरोना के दौरान, मतलब। तो इसका ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन चीन, थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ है रूस। सही उत्तर है 2, चीन। डेफिनेटली चीन ही होगा। नीति आयोग के अनुसार विश्व स्तर पर महामारी के कारण चीन को सबसे अधिक आर्थिक लाभ हुआ है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि भारत के लिए आर्थिक सुधार धीमा होने की संभावना है। उन्हें वित्त स्थायी समिति को बताया कि कई विनिर्माण क्षेत्र इकाई चीन से बाहर किया जाना चाहिए, यहाँ किया छूट गया है। ओके, तो ये देख सकते हैं कि महामारी की आर्थिक स्थिति के बाद कौन सा देश सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने वाला देश, तो चीन है। ओके, नेक्स्ट, बच्चों के बीच टिकटों में रुचि बनाए रखने के लिए किस शहर का एक फिलेटेलिक पार्क शुरू किया गया। फिलेटेलिक पार्क को दार्शनिक पार्क भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शनल है तमिलनाडु, तमिलनाडु वेल्लोर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना हैदराबाद, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है तमिलनाडु वेल्लोर। विश्व ब्रेल दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। सही उत्तर है 2, 4 जनवरी। विश्व भर में 4 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल का जन्मदिन स्मरण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान, रोकथाम, पुनर्वास विषय के बारे में बात होती है। आप देख सकते हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है और नेत्र रोगों की पहचान की रोकथाम के लिए पुनर्वास विषय पर बातें होती है इस दिन। तो विश्व में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित भी किया था। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है नॉलेज को विश्व ब्रेल दिवस के बारे में, तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट, 15 इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ट्राइफो ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक लेखक कौन है, जिसे हाल ही में जारी किया गया था। इस पुस्तक का लेखक पूछा जा रहा है, तो आप बताएं। फर्स्ट ऑप्शन है रवि शास्त्री, सेकंड सुनील गावस्कर, थर्ड है आर कौशिक, फोर्थ है संजय मांजरेकर। एंड सही उत्तर है 3, आर कौशिक। 16, विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक को कौन सा संगठन जारी करता है। ऑप्शन दिया हुआ है यूनिसेफ, फर्स्ट है यूनिसेफ, 2 FAO, थर्ड है WWF, फोर्थ है WFP। तो सही उत्तर है 2, FAO। ये खाद्य एवं कृषि संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन। 3 जून 2021 को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा मई 2021 को खाद्य मूल्य सूचकांक को जारी किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO में वृद्धि के कारण, मैंने यहाँ पर
मैंने इसका शॉर्ट वर्ड नहीं लिखा है FAO, तो कोई बात नहीं। तो कृषि संगठन में वृद्धि के कारण क्या था? वनस्पति तेल, चीनी, अनाज के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से इन सभी चीज़ों में वृद्धि हुआ है। और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में ही हुई थी। और यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है और जो भूखमरी को दूर करने तथा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को नेतृत्व करती है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली में है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट 16। ओके, तालिबान लीबिया प्रतिबंध समितियों UNSC आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता किस देश को करनी है? तो आप देख सकते हैं, मैंने दे दिया है इसका ऑप्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, स्वीडन। इसका एक्सप्लेन है। सही उत्तर 2 भारत। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान तालिबान और लीबिया पर प्रतिबंध समिति आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। आप समझ सकते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। ओके, और इन्होंने अपने ही कार्यकाल के दौरान तालिबान और लीबिया में प्रतिबंध किया है। तो प्रतिबंध समिति में आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। कहने का मतलब है कि आतंकवादी विरोधी से रिलेटेड जो भी बातें हैं तालिबान और लीबिया में जो भी प्रतिबंध करना है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर किया है। और संयुक्त राष्ट्र 15 सदस्य क्यों होते हैं? ये जो राष्ट्र सुरक्षा परिषद होते हैं वो 15 सदस्य के होते हैं, जो कि 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से भारत है अस्थायी सदस्य। तो भारत अस्थायी सदस्य के तौर पे कब आया? तो 1 जनवरी से 2 साल की कार्यकाल की शुरुआत भी की। 1 जनवरी से अपने 2 साल की कार्यकाल की शुरुआत भी की 2021 से। तो इस परिषद में संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो TS मूर्ति है। तो अस्थायी प्रतिनिधि TS मूर्ति ने क्या कहा कि भारत को सुरक्षा परिषद के 3 महत्वपूर्ण समितियों का अध्यक्षता के लिए कहा गया। पहला तो तालिबान लीबिया प्रतिबंध समिति, आतंकवादी विरोधी समिति और लीबिया पर प्रतिबंध समिति। कहने का मतलब है कि अलग अलग है, तालिबान पे प्रतिबंध समिति, लीबिया पे प्रतिबंध समिति और आतंकवादी विरोधी समिति। 3 तरह का समिति शामिल है। आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट 17 प्रवासी भारतीय दिवस को 16वें संस्करण के विषय क्या है? तो भारत ने कोविड पर विजय प्राप्त की। सेकंड, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, प्रवासी में भूमिका, पोस्ट कोविड चुनौतियाँ। तो सही उत्तर है 2। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस बार 2021 में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से किया गया। विषय आत्मनिर्भर भारत के योगदान और मुख्य अतिथि सूरीनाम राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। इसमें मैंने सारा चीज़ों को मेंशन कर लिया है। और आप देख सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो 2 वर्ष में। और इस पर 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुई है। और इसकी जो ये थीम है तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ओके, नेक्स्ट विश्व हिंदी अंक में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, 18-19 हुआ है। तो विश्व हिंदी किस राज्य में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है वाराणसी, नागपुर, पुणे, दिल्ली। तो सही उत्तर है 2 नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी विश्व युद्ध सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 तक नागपुर में आयोजित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन जो है वो कब आयोजित किया गया है और कहाँ पर किया गया है? तो 14 जनवरी 1975 तक नागपुर में आयोजित किया गया है। तो इन सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के वर्धा के तत्वाधान में हुआ है। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में यह वर्धा समिति तत्वाधान में हुआ था शुरुआत, और इसकी आयोजन पहले हर चौथे वर्ष में आयोजित किया जाती थी, लेकिन अब यह अंतराल घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। और अब तक पूरे जब से शुरुआत हुई है तब से और अभी तक 10 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, जो कि मैंने नाम भी थोड़ा मेंशन कर दिया। मॉरिशस, नई दिल्ली, फिर मॉरिशस हुई थी, त्रिनिडाड है यहाँ पर, इसको आप सुधार कर सकते हैं, त्रिनिडाड, लंदन, सूरीनाम, न्यूयॉर्क और जोहान्सबर्ग। ओके, तो नेक्स्ट सिरुवानी पहाड़ियाँ जिसे तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया, वह किस राज्य में स्थित है? तो देख सकते हैं केरल।
फर्स्ट ऑप्शन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है 3 तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु कोयम्बटूर जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियाँ हो गई है। सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। इस घोषणा को 6 साल के अध्ययन के बाद नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी द्वारा 6 वर्ष पहले एक अध्ययन आयोजित किया गया था, जो सिरुवानी में पाई जाने वाली 240 प्रजातियाँ। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है 1-2 जगह, तो अब ध्यान से पढ़ लेंगे। ओके। 21 क्या है मिनिस्मा? मिनिस्मा आपने सुना होगा, अगर सुना होगा तो बिल्कुल आप जानते होंगे। तो इसके ऑप्शन मैंने दिया है नए सितारे का नाम, नए ग्रह का नाम, माली में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय कर कानून। सही उत्तर थी माली में संयुक्त राष्ट्र शांति, यूएन माली में बहुआयामी एक ही स्त्री हट ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है, देख सकते हैं मिशन। तो ये किसी मिशन माली में संयुक्त राष्ट्र का एक शांति मिशन है, ठीक है। ये जो माली में एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है, ये मिनिस्मा होगा। मिनिस्मा मिशन माली का एक संयुक्त राष्ट्र का एक शांति मिशन है, जिस 2013 में स्थापित किया गया था। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक संयुक्त राष्ट्र संचालन माना जाता है। हाल ही में एक मालिका अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा इस तत्कालिक विस्फोटक उपकरण द्वारा शांति सैनिकों काफिले पर हमला भी किया गया था, और इसी हमले में 4 शांति सैनिकों को मौत भी हो गई और 5 घायल हो गए। तो आप समझ सकते हैं मिनिस्मा है क्या। तो मिनिस्मा सिर्फ आप जानते हैं माली में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन एक चल रही है, जिसका नाम मिनिस्मा है। ओके, मैंने जो भी इसका एक्सप्लेन था मैंने कर दिया है। 2-3 जगह वर्ड मिस्टेक हुई है, हिंदी है आफ्टर ऑल, इसीलिए। नेक्स्ट, कौन सा देश 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क 36 सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए तैयार है? तो 5 आइज अगर सुने होंगे तो आपको पता ही होगा 5 आइज। तो ऑप्शन है भारत, जापान, यूके, ब्राज़ील। तो सही उत्तर है बी, जापान। 5 आइज ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। आप 5 देख लीजिए, है ना, जो कंट्री है 5 कंट्री है, इसी को कहते हैं 5 आइज। तो 5 देशों का एक खुफिया नेटवर्क है, जो उत्तर कोरिया चीन द्वारा उत्पन्न खतरों को जवाब देने के लिए सहयोगी नेटवर्क का गठन किया गया था। ओके, तो इसको 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क माना जाता है। तो नेक्स्ट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को किस शहर में मंजूरी दी गई है? तो आप देख सकते हैं पुणे। फर्स्ट ऑप्शन है पुणे, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, जोधपुर। तो ऑप्शन है बी, ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रेटर नोएडा का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है तो स्थापित करने की मंजूरी भी दे दी है, जिससे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अनुसार परियोजना 2040 तक लगभग 1 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होने का अनुमान है। तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह दिया है। ओके, हाल ही में खबरों में रही मलयाली जनजाति किस राज्य के आदिवासी है? तो ऑप्शन में है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। मलयाली उत्तरी तमिलनाडु में रहने वाली पूर्वी घाटियों का एक आदिवासी समूह है, जो 3.5 लाख से अधिक आबादी के साथ उस क्षेत्र में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भी बनाते हैं। और ट्राइब्स इंडिया आउटलेट और उनकी वेबसाइट पे फ्रॉम आवर होम टू योर होम अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत 35 से अधिक नई जैविक आदिवासी आदिवासी जो उत्पादन करते हैं उसकी उत्पाद को सूचीबद्ध किया गया है। ओके, तो ये मलयाली जनजाति किस राज्य के आदिवासी हैं? तो तमिलनाडु का। ओके, नेक्स्ट, किस वित्तीय संस्थान ने डिजिटल भुगतान को सूचकांक लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दिया हुआ आरबीआई, एनपीसीआई और थर्ड वित्त मंत्रालय, फोर्थ है भारतीय स्टेट बैंक। ए, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटीकरण का विस्तार को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक का विकसित किया गया है। आप समझ सकते हैं भारतीय आरबीआई जो देश भर में जो भुगतान से संबंधित जो भी डिजिटलीकरण था उसकी विस्तार को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक का विकसित किया है। नेक्स्ट, 26, स्थानीय चावल की कीमत में अचानक उछाल के कारण 1 दशक के बाद किस देश ने भारत से चावल का आयात करना शुरू कर दिया है? यहाँ पर आयात होगा। ओके, थोड़ी मिस्टेक हुई है और टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो अगली बार इस
मैं जब वीडियो लाऊंगी तो इस बात को ध्यान रखूंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, सेकंड कनाडा, थर्ड है जापान और फोर्थ है वियतनाम। तो आप आंसर देख सकते हैं, डी है वियतनाम। दुनिया का तीसरे सबसे बड़े चावल निर्यातक वियतनाम ने स्थानीय चावल की कीमत में अचानक उछाल के कारण भारत से अनाज खरीदना शुरू कर दिया। अब वियतनाम में अनाज की कीमतों में उसके 9 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय चावल की कीमत में आकर्षक है। ओके, नेक्स्ट, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल की सटीकता क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। एटॉमिक टाइम स्केल क्या है, इसके बारे में आप जान लें। ऑप्शन दिया है 2.8 नैनो सेकेंड, 20.8 नैनो सेकेंड, थर्ड है 2.8 मिली सेकेंड, फोर्थ है 20.8 मिली सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या है, ए 2.8 नैनो सेकेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव उद्घाटन के दौरान नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का शुभारंभ किया है। इस कदम की भारतीय मानक समय को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के साथ जोड़ दिया गया है। केवल 3 नैनो सेकेंड वाले 3 नैनो सेकेंड प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पर्यावरण मानव प्रयोगशाला का आधारशिला भी रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पर्यावरण मानव प्रयोगशाला का भी आधारशिला रखी है, तो सिर्फ 3 नैनो सेकेंड का। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को जोड़ा गया है। 4 स्वदेशी खेलों को जोड़ा गया है। निम्न में से किस खेल का संबंध मणिपुर के मार्शल आर्ट से है। तो आप इसमें सीख सकते हैं सभी मार्शल आर्ट का नाम, सभी देश का मार्शल आर्ट दिया गया, सभी देशों को सभी राज्य का खेल दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कलारी पट्टू, सेकेंड है थांगटा, थर्ड है गतका और फोर्थ है मलखम्बा। तो आप आंसर देख सकते हैं, बी है थांगटा। एक मार्शल आर्ट, इस खेल को लुप्त होने की कगार के कारण इसे खेलो इंडिया यूथ गेम में फिर से लाने के से इस खेल को फिर एक पहचान बन जाएगी। देख सकते हैं थांगटा क्या है, ये खेल लुप्त हो रही थी और ये एक मार्शल आर्ट है, ठीक है, और ये मणिपुर से संबंधित है। कलारीपुर ये खेल विश्व प्रसिद्ध खेल है। इसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई, केरल से संबंधित है थांगटा, सॉरी कलारीपट्टू। और गतका, थर्ड गतका, तो इस खेल का संबंध पंजाब से है। यह खेल सिख योद्धाओं का पारंपरिक शैली माना जाता है। याद रखेंगे आप कि गतका जो खेल है वो पंजाब से संबंधित है। और फोर्थ है मलखम्बा। तो मलखम्बा क्या है, तो यह मलखम्बा यह खेल मध्य प्रदेश का साथ साथ अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध है। इस खेल को मुख्य रूप से केंद्र महाराष्ट्र माना जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे खेल को एक्सप्लेन करके रख दिया है और कौन कौन से राज्य से संबंधित है वो भी मैंने बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट, कौन सी सरकार उन सभी को देवताओं सम्मान में स्मारक स्थापित करेगी जिन्होंने कहा कि वायरस से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। सॉरी, यहाँ जहाँ तक होगा, ओके, जिन्होंने जहाँ तक वायरस से लड़ते हुए अपने प्राणों को बलिदान दिया। और दूसरी बात, यहाँ देवता भी नहीं हो सकता है, ओके, उनके सम्मान में एक स्मारक स्थापित किया है। सिंपली सी बात है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो इसका आंसर है सी, उड़ीसा। आपसे इतना आप जान लेंगे कि जो वायरस से लड़ते हुए जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान दिया है, जितने भी सारे वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, जिन्होंने अपने बारे में चिंता न कर सभी के बारे में चिंता किया, तो उनके सम्मान में एक स्मारक स्थापित कर लिया गया है। कहाँ पे, तो उड़ीसा में। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि भुवनेश्वर में कोविड-19 स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें शहीद होने वाले को 101 कोरोना वायरस का नाम का लिपिबद्ध होगा। 101 कोरोना वायरस नहीं, नाम लिपिबद्ध होगा। इसके लिए पूर्ति विभाग अनुदान का मुहैया कराएंगे। 15 अगस्त 2021 तक का वीडियो 10। ओके, तो आप देख सकते हैं, आप इसे ये जो लाइन है इसको आप हटा दीजिए, ये कोई काम का नहीं है। थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ओके। और कोरोना वायरस से लड़ते हुए जो शहीद हुए हैं उनकी नाम लिपिबद्ध हुआ पर बीच में छूट गई है नाम। 101 नाम जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिनको हम बोल सकते हैं
वायरस से लड़ते हुए जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी नाम को लिपिबद्ध होगा। ओके, नेक्स्ट, एडीबी और भारत ने भारत किस राज्य के बागवानी का विस्तार करने के लिए परियोजना की तैयारी समर्थन करने के लिए $10 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अब इसका दिया हुआ ऑप्शन सिक्किम, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड उत्तराखंड और फोर्थ असम। तो इसका आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एडीबी और भारत सरकार ने इस परियोजना की तैयारी में वित्त पोषण के लिए 30 दिसंबर 2020 को $10 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसकी प्रयोगी गतिविधियों के साथ साथ एक ऐसी आगामी परियोजना का तैयार करने की क्षमता निर्माण करने की बात कही गई जिसकी धनराशि की व्यवस्था करने की मदद मिलेगी। जब ये परियोजना की तैयारी करने के लिए जो भी समझौता हस्ताक्षर किया 10 मिलियन ऋण से, ये उनकी धनराशि की जो व्यवस्था हुई है वो इस समझौते का जरिए मदद मिल सकती है। तो इसका लक्ष्य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी के उत्पादन का विस्तार करना और परिवार को आमदनी की वृद्धि करना होगा। ओके, आमदनी की वृद्धि करना, आय, परिवार की आय में वृद्धि करना होगा, इसको आय बोल सकते हैं। आय, या आय होगा। ओके, वृद्धि करना होगा। तो अब देख सकते हैं नेक्स्ट, किस राज्य में भामा आस्खेर डैम जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, मिजोरम, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो सही उत्तर है 3, महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे, भामा आस्खेर डैम कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। और देश की नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, थर्ड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, फोर्थ आयुष्मान CAPF योजना। तो सही उत्तर है 4, आयुष्मान CAPF योजना। इस योजना का तहत शिष्ट केंद्रीय सशस्त्र, जिसको हम सीट्स बोल सकते हैं, शिष्ट केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल्स और भारतीय सुरक्षा गार्ड के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा कवर किया जाएगा। ओके, इस एक्सप्लेनेशन ये है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के पहल के हिस्से के रूप में 6 शहरों में 6 लाइट हाउस परियोजना का आधारशिला रखी। किस देश में आधुनिक निर्माण पद्धति को अपनाया जाएगा? तो आप समझ सकते हैं 6 लाइट हाउस परियोजना का आधारशिला रखे हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो जब ये इस परियोजना का आधारशिला रखी तो वो किस देश का पद्धति अपनाएंगे? तो आप ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, सभी 1 2 3। तो आंसर है सही उत्तर है 5, सभी 1 2 3। तो कहने का मतलब फ्रांस भी है, जर्मनी है और कनाडा है। तीनों देश की पद्धति, जो आधुनिक निर्माण का जो उनकी पद्धति है, उनकी पद्धति को वो अपनाएंगे और 6 लाइट हाउस परियोजना को बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने संविधान में लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सही उत्तर है 1, फ्रांस। संविधान में लक्ष्य को जोड़ा जाएगा और इनके लिए वो जनमत संग्रह का घोषणा कर दिए हैं, फ्रांस। ओके, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस रेलवे स्टेशन को किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? ओके, किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। तो आप फर्स्ट ऑप्शन है देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली, बेंगलुरु कर्नाटका से हजरत निजामुद्दीन, फोर्थ है संगोला सोलापुर महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है 4, संगोला सोलापुर महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल। तो आप समझ सकते हैं किस रेलवे स्टेशन से किसान रेल को हरी झंडी दिखाई दी है? तो संगोला सोलापुर महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV के द्वारा छात्र उपग्रह किन 2 देशों को लॉन्च किया गया है? यहाँ पर छात्र उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा है कि किन 2 देशों से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत, श्रीलंका,
सेकेंड है भारत और म्यांमार, थर्ड है भारत और नेपाल, और फोर्थ है भारत और बांग्लादेश। तो अब देख सकते हैं सही उत्तर है 4, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती के 50 साल और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी जश्न मनाने के लिए दोनों देशों के बीच छात्र उपग्रह को लेकर उसकी डिजाइन और लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एनटीडी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों का मुकाबला करने के लिए एकता के संकेत के रूप में विश्व का 50 स्थलों में से कौन सी स्थल भारत का रोशन करने के लिए शामिल किया गया है? अब क्वेश्चन आपको समझ में आई। एनटीडी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय एक रोग होती है। अब नेक्स्ट इसका एक्सप्लेन में मैंने डाल दिया है किस तरह का रोग है। ओके, तो आप इसका ऑप्शन पहले देख लें। कुतुब मीनार, चार मीनार, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो विश्व के जो 50 स्थल हैं उन 50 स्थलों में से हमारे भारत का वो कौन सी स्थल है जिस स्थल से रोशन करने के बाद उनकी एकता का संकेत मिलेगी? तो आप फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने बता दी, कुतुब मीनार, चार मीनार, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो सही उत्तर है 1, कुतुब मीनार। एनटीडी एक तरह से उष्णकटिबंधीय रोग बोला जाता है जिसमें कई तरह का वायरल और जीवाणु रोग शामिल है जो विश्व स्तर पर 1 अरब से अधिक लोगों को पर्याप्त रूप से बीमारी का कारण बनते हैं। दुनिया का सबसे गरीब लोगों को प्रभावित करते हैं। माँ और बच्चों को भी सबसे ज़्यादा मृत्यु की ओर ले जाने वाले रोग माना जाता है जिसमें खेती करना मुश्किल हो जाता है, अपने आप को जीविकोपार्जन करना भी मुश्किल हो जाता है। यह रोग दुर्बल अधिकृत प्रभावित लोगों के लिए घातक सिद्ध है। दुनिया भर के 5 में से 1 व्यक्ति के एनटीडी से प्रभावित है। तो आप समझ सकते हैं कि एनटीडी उष्णकटिबंधीय रोग क्या है, इतनी जो घातक सिद्ध है। तो इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, एक पौध सुपोषित बेटी का नाम। योजना पोषण जागरूकता के लिए भारत का कौन से राज्य ने इस योजना को शुरू किया? अब एक पौध सुपोषित बेटी का नाम, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार। इसका ऑप्शन दिया है 4 डिस्ट्रिक्ट का, 4 राज्यों का नाम दिया गया, 4 राज्यों का नाम दिया गया है। तो सही उत्तर है 2। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक फैलाने के लिए राजस्थान सरकार ने सिरोही जिले में एक पौध सुपोषित बेटी के नाम पर एक पौधा लगाने की शुरुआत की गई है। ये एक योजना का नाम है। ओके, और ये राजस्थान से संबंधित है, बस आप इतना जानेंगे। और किस लिए है? तो गर्भवती महिला और बच्चों को पोषण के लिए कर। ओके, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भारत को कौन सी राज्य में बनने जा रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, हैदराबाद। सही उत्तर 1, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने जानकारी प्रदान की थी कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश खंडवा जिले के नर्मदा नदी पे अंकलेश्वर बांध पे बनने जा रहे हैं। 600 मेगावाट वाली इस प्रोजेक्ट का अनुमानित निवेश राशि 3000। तैरने वाली ये सोलर पैनल बांध को जल स्तर कम से कम अधिक होने पर स्वतः ही ऊपर नीचे एडजस्ट होते रहेंगे और तेज लहरों और बाढ़ का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। ओके, और कहाँ से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क परागकण कहाँ बनाया गया है? तो परागकण कहा जाता है, इसका क्या नाम है? पॉलिनेटर पार्क। ओके, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या है? 1, उत्तराखंड। उत्तराखंड वन विभाग ने 29 दिसंबर 2020 को भारत के पहले पॉलिनेट पार्क का जनता को समर्पित किया। उद्देश्य यह है कि विभिन्न परागण के अतिथियों को संरक्षण करना, उनके महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और परागण के विभिन्न पहलुओं पर शोध के पर्यावरण खतरों और प्रदूषण के प्रभाव के कीटनाशकों का उपयोग और विभिन्न परागण को पादप प्रजातियों के बीच संबंध सहित अनुसंधान को बढ़ावा देना। कहने का मतलब ये परागण किस लिए किया गया है? ताकि आम जनता में जागरूकता पैदा हो और इनकी जो भी परागण से रिलेटेड जो भी पहलुएं हैं, जो भी शोध हो रही है, जिससे पर्यावरण खतरे और प्रदूषण के जो प्रभाव से कीटनाशक जो उपयोग हो रही है, जिससे उनका प्रदूषण पर प्रभाव पड़ रही है, उनके विभिन्न परागण पादप प्रजातियों के बीच जो संबंध भी है, उसकी अनुसंधान का भी बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। तो मैंने इनका मुख्य उद्देश्य भी लिख दिया है। और ये कहाँ है? तो नैनीताल के जिले के हल्द्वानी में 4 एकड़ में फैला हुआ है। पार्क में कौन कौन सी प्रजातियां हैं? तो तितली, मधुमक्खी, पक्षियों को और कीटों और पतंगों भीड़ के तैयार छोटे स्तनधारी को 40 से अधिक परागण प्रजातियां देख सकते हैं। मधुमक्खी, पक्षियों, कीट, पतंगों और यहाँ पर लिखा जा सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ओके, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे।
तो इसका मैंने एक्सप्लेन इस तरीके से कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में भारतीय शतरंज खिलाड़ी के पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब रिल्टन विनर्स कप किसने जीता है? तो ऑप्शन दिया हुआ अभिषेक आनंद, कृष्णन शशिकरण, आनंद शर्मा, विश्वनाथ आनंद। तो भारत ग्रैंड मास्टर कृष्णन शशिकरण ने शतरंज रिल्टन विनर्स कप 2020-21 खिताब जीत लिया। उन्होंने इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबले में रूसी ग्रैंड मास्टर एलेक्जेंडर सिमोनोव को 2-0 से पराजित किया। इस दशक में वर्ष 2021 का किसी भी भारतीय शतरंज खिलाड़ी का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका ऑप्शन दिया हुआ 25 जनवरी, 10 जनवरी, 18 जनवरी, 26 जनवरी। सही उत्तर है 4, 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका 2021 का विषय एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली नवीकरण और लचीलापन। यह दिवस दुनिया के सीमाओं पर वस्तुओं को परवाह को सुचारू रूप से रखने के लिए कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों को सम्मानित करने के लिए नामित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है और किस आधार पर मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को, और इसका 2021 का विषय है एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला। आप इसको थीम है, ये थीम है आपका, ये आपका थीम है एक टिकाऊ श्रृंखला। ओके, द नेक्स्ट, भारत को कौन से राज्यों में सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस पैनिक बटन को लगाए जाने का अनिवार्य कर दिया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ये क्वेश्चन का, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो सही उत्तर है 2, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस ऑफ पैनिक बटन लगाए जाने की घोषणा की गई है। वाहनों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर स्थापित भी किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किसान लर्निंग यात्री वाहनों पर जीपीएस ऑफ पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया है, ऑफ होगा। नए वाहनों में भी यही विशेषता है, नए वाहनों में भी इसी बटन को अनिवार्य किया गया है। और छत्तीसगढ़ में भी जीपीएस सिस्टम पैनिक बटन को पुराने वाहनों में भी अनिवार्य किया जाएगा। कहने का मतलब नए वाहन में ऑलरेडी पहले से विशेषता है। और महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक यात्री वाहन जो चलते हैं, बस वगैरह जो भी चलते हैं, ऑटो वगैरह चलते हैं, जो भी है, उनके पैनिक बटन लगाए जाने की घोषणा कर दी है। कौन सी राज्य सरकार? छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार। ओके, तो आपको बस इतना ही जानना है कि जीपीएस पैनिक बटन कहाँ से रिलेटेड है, कौन से राज्य से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। किस लिए? महिला यात्री की सुरक्षा के लिए। ओके, नेक्स्ट, भारत के रामनाथ कोविंद ने 25 जनवरी 2021 को कौन से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग का वेब रेडियो हेलो वोटर्स शुभारंभ किया है? तो उसका ऑप्शन दिए 11वें, 10वें, 13वें, 9वें। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 11वें, मतलब सही उत्तर है पहला 11वें। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 25 जनवरी 2021 को 11वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग को वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ किया है। क्या है? हेलो वोटर्स का। तो और वर्ष 2020 में इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया। यहाँ इसके निर्वाचन आयोग का वेब रेडियो हेलो ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा जो मतदाता को जागरूकता का कार्यक्रम प्रसारित करेंगी और भारत निर्वाचन आयोग का वेबसाइट पर एक लिंक के माध्यम से उपलब्ध होगा। कहने का मतलब क्यों? तो ये मतदाता का जागरूकता कार्यक्रम भी प्रसारित करेंगे इनसे, डिजिटल रेडियो सेवा से। और रेडियो हेलो वोटर्स कार्यक्रम के सहेली ने लोकप्रिय एफएम रेडियो को सेवाओं को अनुरूप की गई है। तो मतलब एक कार्यक्रम है सहेली कार्यक्रम जो रेडियो पे चलती हैं, उनको उन कार्यक्रम सहेली ने लोकप्रिय एफएम रेडियो सेवाओं का अनुरूप किया गया है। तो आप देख सकते हैं इनका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। तो ये कौन सा मतदाता दिवस थे? तो 11वें मतदाता दिवस। नेक्स्ट, भारत का पहले उत्कृष्टता केंद्र कौन से राज्य में उद्घाटन किया गया है? उत्कृष्टता केंद्र, आप लोग को लगता होगा कि ये सब क्वेश्चंस कहाँ से है, पूछा जाएगा कि नहीं, बट ऐसा नहीं है। ये स्पेशल स्टेट में जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो इस तरह के क्वेश्चन उनको देखने को मिलेंगे। यूनिक क्वेश्चन ही सीट करते हैं सब। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन को सीट किया है, सिर्फ उसी स्टेट सिविल सर्विसेज को परीक्षा में ध्यान में रखकर ही मैंने सारा क्वेश्चन को मैंने सेट किया है। तो ठीक है,
ये देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत का पहले उत्कृष्टता केंद्र कौन से राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश सतना, गुजरात कच्छ, हरियाणा गुरुग्राम, बिहार भागलपुर। तो इनका आंसर है सही उत्तर 3 हरियाणा गुरुग्राम। कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने गुरुग्राम पर बिजली क्षेत्र के कौशल विकास के लिए पहले एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। उत्कृष्टता का स्थापना हरियाणा का गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान से परिसर में की गई। देखिए उत्कृष्टता केंद्र आपको लग रहा है कि सरकार जितने भी एग्जाम है तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये इस तरीके से क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है? तो हरियाणा का गुरुग्राम में। अब देख सकते हैं तो इसका आंसर क्या हुआ 3 हरियाणा गुरुग्राम। पहला है देश का पहला, तो भारत का पहला है, तो ये खुद में अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पहला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के द्वारा कौन सा विजन जारी किया गया जो भारत का जन स्वास्थ्य निगरानी का पहल करेगा? ये विजन है, विजन पूछा जा रहा है। तो विजन 2025, विजन 2030, विजन 2035, विजन 2022। तो आप देख सकते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। तो सही उत्तर है 3 विजन 2035। तो विजन 2025 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया नीति आयोग के द्वारा 14 दिसंबर जो 2020 विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है। कहने का मतलब है कि इस नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया गया है विजन 2035 के नाम से, जो जन स्वास्थ्य निगरानी को प्रेरित करेंगे और उनका एक पहल है और उनके शीर्षक के नाम से ये जारी किया गया। विजन 2035 भारत के जन स्वास्थ्य निगरानी में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे हैं और ये कार्य इस विजन मुख्य हिस्सा केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासन का परस्पर निर्भर संघीय व्यवस्था है। कहने का मतलब ये विजन जो होते हैं केंद्र और राज्यों के बीच का आपस में जो प्रशासन का पारस्परिक निर्भर जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था माना जाता है। तो ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन है आप इसमें देख सकते हैं कि विजन 2035 किससे रिलेटेड है? तो भारत के जन स्वास्थ्य निगरानी से रिलेटेड है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास कहाँ पर हुआ है? दुनिया का पूछा जा रहा है, तो आप पता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का आधारशिला रखी है। यह दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा। इसमें भारत का 2030 तक 450 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा करने का अहम भूमिका निभाने का उम्मीद है। कहने का मतलब है कि जनवरी में जितने भी सारे करंट अफेयर्स है उनमें से 50 करंट अफेयर्स को मैंने लाया आप लोगों के सामने और बहुत इम्पोर्टेंट मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चूज मैंने किया और आप लोगों को मैंने बताया विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सप्लेन करना और इस तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना थोड़ी सी टफ होती है और ख़ासकर हिंदी में। तो हिंदी में थोड़ी बहुत वर्ड को मिस्टेक भी हुई है, तो अगली बार जो मैं वीडियो लाऊंगी उस पर ध्यान रखूंगी कि कोई भी वर्ड मिस्टेक ना हो। ओके, और ये हमारा नेशनल इंटरनेशनल दोनों है करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमें बताएं, कमेंट के माध्यम से भी बताएं, और किसी तरह का सुधार भी करनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट के जरिए आप हमें बता देंगे तो मैं सुधार कर दूँगी। ओके, तो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली जो वीडियो डालूंगी मैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ओके, बाय, थैंक यू।